आप एक व्हीलचेयर यूज़र हैं तो पूरी दुनिया आपको कम समझती है, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कम नहीं समझा। तो हम एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग पहले हैं, और जब आप वो समझ लेंगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा अपने में और किसी डिसेबल्ड इंसान में। से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा यही सपना था कि अब मैं एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा हूँ जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी आवाज़ें कब से सेंचुरी से दबाई जा रही हैं। तो मेरा यही एक हमेशा रहा है कि ड्रीम यही रहा है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। गलत ख्याल हैं वो निकाले कैसे जाएं, इसके लिए मैंने फिर स्टेज पे जाना शुरू किया। मेरा एक पहला कदम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके मैं पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को बिल्कुल इग्नोर करती हैं। बाबा नज़मी ने खूब किया है, बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਆਕਸਫੋर्ड ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल पे आके। थैंक यू सो मच। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस को जो मैंने पार करके आज इस मुकाम पे मैं आई हूँ। मेरा हमेशा से, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा यही सपना था कि अब मैं एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा हूँ जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी आवाज़ें कब से सेंचुरी से दबाई जा रही हैं। तो मेरा यही एक हमेशा रहा है कि ड्रीम यही रहा है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, इस कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ और इनको किसी न किसी तरह से मैं सशक्त बनाऊँ। और उसके लिए पहला स्टेप यही था कि मैं खुद को सशक्त बनाऊँ। जब मैं खुद एम्पावर होंगी एजुकेशन से, तभी मैं दूसरों को कर पाऊँगी। तो उसी की तरफ ये मेरा एक पहला कदम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके मैं पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को बिल्कुल इग्नोर करती हैं, इंक्लूसिव नहीं है, उनके लिए है ही नहीं। तो उनको सिर्फ एक परसेंटेज की तरह देखा जाता है कि बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं, बट मेरे हिसाब से इनके जो ज़िंदगी है, इनको जीते जागते एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना चाहिए। इनकी खुशी, इनके सपने, इनकी नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए ही मैं इंडिया वापस आके मैं काम करना चाहती हूँ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ? आई थिंक जो मैं यहाँ पे आज आपके सामने बैठी हूँ, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है वो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि
जब मेरा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद मुझे सब ये कहने लग गए कि अब तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। बट सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने हमेशा ये कहा, बेटा जो तेरे पहले सपने थे वही सपने आप अभी भी देखो और वो पूरा करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, तुम्हें जो चाहिए तुम आराम से करो। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि 12वीं के बाद मैं घर छोड़ना चाहती हूँ और मैं दिल्ली अकेले जाके पढ़ना चाहती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो डरे, बहुत डरे। उन्होंने काफ़ी मेरे से सवाल पूछे कि कैसे हो पाएगा, क्या होगा, पर उनको उनके सवाल लाज़मी थे। तो मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने उनको समझाया कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसे करना चाहती हूँ और ऐसे करके ही मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँगी। तो उन्होंने फिर मेरी जो कैपेबिलिटी है उन्होंने कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि पूरी दुनिया डाउट करती है। जब आप एक व्हीलचेयर यूज़र हैं तो पूरी दुनिया आपको कम समझती है, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कम नहीं समझा। उन्होंने हमेशा यही समझा कि मैं जो एक्सीडेंट से पहले थी वही मैं उसके बाद हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा हूँ, क्योंकि वो एक्सीडेंट ने इतना मुझे फंडामेंटली चेंज किया, मुझे एक और बेहतर इंसान बनाया, मुझे दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया दिया और एक मुझे पर्पस दिया। एक मुझे ज़िंदगी में एक मेरा गोल बन गया कि मुझे एक पर्पस है कि मुझे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो डिप्रेस्ड लोग हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। और वही पर्पस के लिए मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया। और जो मेरा कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं जो चाहूँ, मैं अभी ऑक्सफोर्ड भी जाके अकेले रहने वाली हूँ, तो सब पेरेंट्स डरते हैं कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा। इन्होंने भी मेरे को काफ़ी सवाल पूछे कि नहीं तुम कोई केयर टेकर ले जाओ, मम्मी साथ चली जाती है। बट मैंने कहा क्यों, कि मेरे में जैसे कि कोई भी जाके वहाँ अकेला रह सकता है, तो मेरे में भी इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले और इंडिपेंडेंटली मैं जी सकूं। तो उन्होंने फिर मेरा साथ दिया इस डिसीजन में भी, तो वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਸਵਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੰਡਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पहली बात तो ये कि सजने संवरने का शौक़ मुझे भी है, तो वो सब तो चलता है, पर उसके साथ साथ एक ज़िंदगी में एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। और वो मकसद मुझे इस एक्सीडेंट के बाद मिला। और मेरे ख़्याल से कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, उनकी वजह से बहुत दुख होता है, बट उस दुख में से आप कुछ सीख लो। मैंने अपने जो कबर्ड है उस पे लगा के रखा है कि एडवर्सिटी इज़ अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, कि किसी ट्रेजिडी में से अगर आप कुछ अच्छा निकाल सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वही मैंने किया। और जो मेरे जैसे और लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनका दर्द मैंने बहुत करीब जाके उनके महसूस किया है। मैं ये समझ सकती हूँ कि बहुत सेंस में मैं प्रिविलेज्ड भी हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं हैं, जिनकी फैमिलीज़ उनको सपोर्ट नहीं करती, और उनके लिए मैं दिल्ली में 3 साल से मैं डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविज़म कर रही हूँ। मैं गाँव-गाँव में जाके मैंने ऐसे लोगों से बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। मैंने सिर्फ गाँव में जाके नहीं, इंडिया से बाहर जाके भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका इंडिया से बाहर भी कुछ बड़े मुल्कों में भी उनका कुछ अच्छा हाल नहीं है, वहाँ पे भी उनको इग्नोर ही किया जाता है। तो मैंने वहाँ जाके भी उनकी प्रॉब्लम समझी, और इंडिया में भी मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी, और वही समझ के अब मैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालना है, उनकी प्रॉब्लम्स तो मैंने समझ ली, अब सोल्यूशन के लिए फिर मैं अभी ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ने वाली हूँ, ताकि मैं वापस आके उनकी ही मदद कर सकूँ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ
ਉਹੋ ਜੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसे हालात होशियारपुर में, दिल्ली में, पूरी दुनिया में हर जगह हैं कि अगर आप फिज़िकली आप में कोई इम्पेयरमेंट है तो लोग आपको बहुत कम, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार इसी तरीके से कोई मेरी इंटरव्यू लेने आया, तो मैंने इंटरव्यू दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने आपकी फ़ोटो खींचनी है। तो मैंने उस वक्त अच्छे से मैं तैयार हुई थी, मैंने लिपस्टिक वगैरह लगा के रखी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी लिपस्टिक उतार दो। मैंने कहा क्या दिक्कत है? कहते कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इतना सज थोड़ी ना सकते हैं, इतना सुंदर कैसे दिख सकते हैं? क्योंकि मीडिया एक बहुत ही बेचारी सी इमेज दिखाना चाहता है कि जो अगर बंदा व्हील चेयर पर है तो वो सारा टाइम उदास है, वो तो रोई जा रहा है, उसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, दोस्त नहीं है, प्यार नहीं है। बट ये एक बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि और ये सोसाइटी भी फिर उसी मीडिया से सीखती है, और वही जो स्टीरियोटाइप्स हैं वही उनके दिमाग में है। तो मुझे ये भी याद है कि कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मेरे को दिल्ली जाके भी फेस करनी पड़ी। आप बाहर जाके निकलिए मेरे साथ व्हील चेयर पर, आपको लगेगा कि लगातार लोग स्टेयर करते रहते हैं, घूरते रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये व्हील चेयर पे है और ये लड़की बाहर घूम रही है। तो और घूरते भी एक दया की नज़र के साथ हैं कि बहुत क्या बेचारी। और मुझे बहुत लोग आके बोल भी चुके हैं कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी ज़िंदगी से, मैं बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मैं खुश हूँ। पर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उदास हूँ, जो कि उनके माइंड में स्टीरियोटाइप है। और मैं उसी के लिए मैंने फिर सोचा कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाए, अपनी स्टोरी पहुँचाई जाए, और उनके जो ये गलत ख्याल हैं वो निकाले कैसे जाएं। इसके लिए मैंने फिर स्टेज पे जाना शुरू किया, और मैंने लोगों के साथ स्टेज से बात करनी शुरू की, और बड़ी बड़ी ऑडियंस के साथ मैंने इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज़ में, यूनाइटेड नेशंस के साथ, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ मैंने भाषण दिए। अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने शेयर किया, जो उनकी गलत धारणाएँ हैं उनको मैंने तोड़ा, और जो मेरे जैसे और कितने सारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी जो कहानियाँ हैं मेरे पास, वो मैंने शेयर की उन लोगों के साथ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं स्टेज से उतरती हूँ तो लोग बहुत प्यार से आके मिलते हैं, मुझे सवाल करते हैं, और सवाल करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलें तो आप उनको बेचारा नहीं समझें। अगर आपके पास कोई जेन्युइन सवाल है, ये नहीं कि ओहो तुम्हें क्या हो गया, ये नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन सवाल है तो आप जाके पूछें, वो आपको जवाब देंगे। आप उनकी ज़िंदगी के बारे में समझें, और फिर आप उनके साथ आप ये समझेंगे कि जो वर्ल्ड में जो हमें एक टर्म दी गई है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसमें आप समझें कि डिसेबिलिटी बाद में आता है, पर्सन पहले आता है। तो हम एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग पहले हैं, और जब आप वो समझ लेंगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा अपने में और किसी डिसेबल्ड इंसान में। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਬੌਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਆ, ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਹੈਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, सिस्टम च कमी है, या फिर साड़ी सोसाइटी च कमी है? कमी मेरे ख्याल से बहुत सारे लेवल्स पे है। सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं दोष दे सकते और सिर्फ सोसाइटी को नहीं दोष दे सकते। ये सब आपस में एक इंटरडिपेंडेंट जिनका लिंक होता है कि जैसे मैंने बताया मीडिया में जो शो होता है वही लोग समझते हैं और उसी हिसाब से गवर्नमेंट एक्ट करती है। इसीलिए सबसे पहले तो क्योंकि इतने सालों से जो एक इमेज डिसेबिलिटी की बनी है सोसाइटी में वही अभी तक चलती आ रही है, तो वो उनके मन में, लोगों के मन में, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आपको भी बहुत सारी गलत धारणाएं थी, तो मेरे को भी थी। जब तक मैं एक डिसेबल्ड इंसान नहीं थी, मुझे भी हो सकता है कि मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या क्या लाइफ होती है एक डिसेबल्ड पर्सन की और क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि आप
जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी कहानियाँ सुने, आप उनको एक आवाज़ दें। अभी तो उनकी आवाज़ ही बिल्कुल दबा के रखी है, उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, अपनी आवाज़ अपनी चैलेंजेस बताने के लिए, अपने नीड्स बताने के लिए। तो जब भी मैं स्टेज पे जाके मैं बोलती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था ये बात। तो जब लोगों को पता होगी तो वो आगे से, अब आप मुझे मिले हैं तो कल को आप किसी और व्हीलचेयर वाले इंसान को मिलेंगे, आपकी नज़रिया, आपका उसको देखने का कुछ और होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों की ऐसे कहानियाँ सुने, और जितनी ज़्यादा आप कहानी मीडिया वालों के लिए भी, जितनी ज़्यादा आप टीवी पे भी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की कहानियाँ दिखा सकते हैं, उससे एक जो लोगों की सोच में बदलाव आएगा, वो सबसे ज़रूरी है कि माइंडसेट, सबसे पहले दिमाग में आपको चेंज लाना है और ये समझना है कि ये भी इंसान है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो उसी तरीके से ये एक फ़िज़िकल डिफरेंस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सेकेंडली गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखें। अब इंडिया में कहते हैं 26.8 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, आप उनको सिर्फ एक छोटी माइनॉरिटी की तरह देख रहे हो, सिर्फ एक नंबर की तरह देख रहे हो। जबकि आप मेरे से बात कर रहे हो तो आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में पता चल रहा है कि मेरे कुछ सपने हैं, मेरी खुशी है, मेरा परिवार है। तो उनको उसी तरीके से देखो, उनको एक इंसान की तरह देखो जिनकी नीड्स हैं, और जिनकी नीड्स पूरा करने में गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना है। इसलिए कोई भी आप पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट में, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे, तो हमेशा ये ख्याल रखें, ये सोचें कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की है, जिनकी कुछ ज़रूरतें हैं जो कि बाकी लोगों से अलग हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और कहीं कहीं जो हम कर रहे हैं उसमें वो बाहर तो नहीं, उससे वो उनकी साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो जाएगा। तो वो एक सोच जो भी लोग पॉलिसी बनाते हैं और जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो डीसी से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक, वो उसमें सब आते हैं। और एक एक इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रखनी चाहिए कि ये एक वर्ग है जिनका हमें ध्यान रखना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਲਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਆ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ नहीं, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात की, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप पेंशन लगाते हैं उसको कहते हैं चैरिटी मॉडल। चैरिटी मतलब कि हमने दया करके आपको ये चीज़ दे दी फ्री में, बट हमें वो नहीं चाहिए। आप हमें इंक्लूजन दें, एक्सेसिबिलिटी दें, आप हमें सशक्त बनाएं, वो इन्वायरमेंट इस तरह का एनेबलिंग हो जो मेरे को जो भी मैं हासिल करना चाहती हूँ मुझे वो करने की वो इजाज़त दे सके। अभी अगर मैं कहीं पे सपोज़ मैं जॉब करने जाना चाहती हूँ, बट वहाँ पे अगर सीढ़ियाँ हैं तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकती। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक्सेसिबल बनाएं। जितने लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनको आप ये मैसेज वेरी स्ट्रांगली आप सेंड करें कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को आप एम्प्लॉय करें। स्कूल्स में एम्प्लॉयमेंट तो बाद में आती है, पहले एजुकेशन है। आप देखें, आप किसी भी स्कूल में जाके देखिए, मोस्ट स्कूल्स में व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं। तो कैसे कोई इंसान, वो कहते हैं कि आप स्पेशल स्कूल्स में जाके पढ़ें। स्पेशल स्कूल्स में क्यों जाएं, जबकि लॉ में लिखा है कि आप जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी उसमें जाके पढ़ सकता है, और वो हमारा राइट है। तो उसके लिए आपको जो भी जो एक्स्ट्रा क्या, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है कि अगर मुझे स्कूल में जाना है तो वहाँ पे आप रैंप बना देंगे, तो वो रैंप में से नॉर्मल इंसान भी जा सकता है, वो रैंप पे से मैं भी जा सकती हूँ। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जब आप प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन लेवल पे, तो बंदा एम्प्लॉयमेंट लेवल तक तब पहुँच पाएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उनको कुछ दे नहीं, वो अपने हक से आपसे कुछ ले सकें। तो वो चीज़ ज़रूरी है। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਕੋਲ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਛੇਤੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ चीज़ां, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ पहल के आधार पर बदलनियाँ चाहेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज है उसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर सब कुछ आता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बट उसमें डिसेबिलिटी शब्द ही नहीं है। तो उसको बाईपास करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले तो वो शब्द वहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहले ये है। दूसरी बात ये कि जो लोग सुन नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि साइन लैंग्वेज में को इंडिया में रिकग्निशन ही नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी ही नहीं जाती है इंडिया में। तो जो लिस्ट है लैंग्वेजेस की उसमें है ही नहीं, और रिसेंटली किसी ने पिटिशन डाली थी उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए, बट वो भी खारिज कर दी गई। तो सेकंड चीज़ ये है कि इनके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ व्हीलचेयर वाले लोगों के लिए नहीं, बट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में कितने सारे वर्ग के लोग आते हैं, तो मैं सबके लिए कुछ करना चाहूँगी। तो सेकंड ये होगा। तीसरी बात ये कि जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कंट्री में जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सारी एक्सेसिबल होनी चाहिए पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ताकि उनको यूज़ कर सकें। अब आप सोचो कि अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना है और उसमें दरवाज़ा ही नहीं है, एंटर करने का जगह ही नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे? उस टाइम पे आप भी डिसेबल हो जाएंगे क्योंकि आप उसको एंटर नहीं कर सकते। सिमिलरली जब वहाँ पे स्टेयर्स हैं, रैंप नहीं है, तो वो चीज़ मुझे डिसेबल्ड बनाती है। मेरी जो इम्पेयरमेंट है वो तो है, बट मैं अगर वो सारा कुछ होगा तो मुझे क्या तकलीफ़ होगी? फिर मेरी लाइफ नॉर्मल चल सकती है अगर सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं थर्डली मैं सारा कुछ जो है उसको एक्सेसिबल बनाऊँगी, और उसके लिए जितने भी बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे वो मुझे पता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काफ़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, तो वो करवाना मैं चाहूँगी। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आप बसेस देख लीजिए, आप कैब्स देख लीजिए, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है, तो इंसान अपने कमरे में कैद होकर रह जाता है। मुझे याद है कि दिल्ली में कितने कितने किलोमीटर मुझे अपने व्हीलचेयर पे ही जाना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी कैब नहीं मिलता या बसेस तो एक्सेसिबल है ही नहीं, और कैब्स मुझे मना कर देते थे मुझे लेके जाने से, क्योंकि जो कैरियर नहीं होता कैब के ऊपर, दिल्ली में कैरियर्स नहीं है कैब्स पे। और मैं बोलती थी कि मेरी सीट, जो पीछे वाली सीट है उस पर मेरी व्हीलचेयर रख दो, तो वो कहते थे हमारी सीट फट जाएगी, हम नहीं रखेंगे। तो मैं ज़बरदस्ती लड़के बहुत बार रखवा भी लेती थी, बट जब नहीं मानते थे तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ता था। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, रोड्स पे ऐसे निकलना, भगवान ना करे कोई और हादसा हो जाए। तो इसी तरीके से ये ज़रूरी है कि सारी फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल हों ताकि लोग ट्रैवल कर सकें। तो जो दिल्ली में मेट्रो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उस तरह की कोई फैसिलिटी पूरे देश में लागू हो सके, या फिर जो बसेस हैं, एक होती है स्टैंडर्ड फ्लोर बस, एक होती है लो फ्लोर बस। तो अगर आप लो फ्लोर बसेस को प्रोक्योर करे गवर्नमेंट, तो उसमें चढ़ना आसान है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो वो एक्सेसिबल बसेस रखें। जो कैब्स हैं उसमें कैरियर्स आप मैंडेटरी कर दें, तो बहुत ज़्यादा पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ? सबसे ज़्यादा मुझे एक शौक़ है पब्लिक स्पीकिंग का, कि जो मैंने बताया कि मोटिवेशनल स्पीचेस देने का मुझे बहुत शौक़ है। तो सिर्फ मेरा जो काम है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नहीं है। जितने भी लोग हैं दुनिया में आजकल, कितने मेंटल हेल्थ के साथ परेशान हैं लोग, डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकूँ। तो मेरा ये मकसद ज़रूर है कि मैं लोगों को
मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं कि वो अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव नोट पे एक कॉन्फिडेंस के साथ वो जी सकें। तो उसके लिए मैं मेरा अगला जो मैं चीज़ करना चाहती हूँ वो मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि इंटरनेट का रीच बहुत बहुत वाइड है, ताकि दुनिया में मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, लोगों से बात कनेक्ट कर सकूँ और उनके साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ अपनी लाइफ जर्नी के ऊपर, कैसे कि मैं उनको एक तरह से मोटिवेट कर सकूँ कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, और जो भी मेरी लाइफ में आगे जो भी कुछ होगा वो सब मैं उनके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि वो मेरी लाइफ जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन ले सकें, मोटिवेशन ले सकें और कभी भी हार नहीं माने। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਸੌਖਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? मोटिवेट करना इजी तो किसी को भी नहीं है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में उनके इनग्रेंड हो चुकी हैं, वो अच्छी चीज़ें देखना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मुश्किल तो है। बट मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल मोटिवेट करना जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको मोटिवेट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हैं आम लोगों से, तो उनको उनको काफ़ी टाइम लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनल मेंटरिंग भी जिनकी करती हूँ, उनको मैं रोज़ फ़ोन करके उनसे पूछती हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उनको मैं गाइड करती हूँ अपनी लाइफ के हिसाब से जो जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए फैसिलिटीज़ है ही नहीं, उनको बहुत तरह के डर लगते हैं कि हम एक तो उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही, तो कितने सारे बैरियर्स हैं। एक आम इंसान को जो बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं वो शायद इतने ज़्यादा ना, क्योंकि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को जिनसे जूझना पड़ता है, इसलिए उनको समझाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। पर मेरी ज़िद होती है हमेशा कि मैं इस इंसान को मोटिवेट करके छोड़ूं कि ये बात ज़रूर समझ ले कि ये जो चाहे वो हासिल कर सकता है, और जितना मर्ज़ी टाइम लगे फिर मैं और क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मेरा थोड़ा सॉफ्ट पॉइंट है, तो मैं उनको ज़्यादा टाइम दे के मैं अच्छे से उनको समझाती हूँ। तो दोनों के लिए मोटिवेशन तो है। ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ सोचने ਲਈ मजबूर कर ਦਿੰਦੀ ਹੈ कि इन्हां बारे भी सानू सोचना पेगा। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बात करके मेरी आज तक की फेवरेट इंटरव्यू ये रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने जो सवाल पूछे वो इतने ज़रूरी हैं लोगों तक उनके जवाब पहुंचाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये बातें कर सकी। और डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इंसान, ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट में होना पड़ेगा कुछ चेंज लाने के लिए, जो इंक्लूजन है वो आए, अल्फ़ाबेट आई से शुरू होती है। आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने नेबरहुड में, अपने ऑफिस में, जितने भी आपको ऐसा नज़र आता है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर जो कोई ओल्ड लोग हैं जिनको कोई बीमार हैं, उनकी आप मदद करें हमेशा और उनका ध्यान रखें। और इसी चीज़ के, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। सो ये सन प्रतिष्ठा होरी ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੌਬੀ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।